नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और इंडियन रिएक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है पाकिस्तान के बग्गा फौजी के नाम का, मतलब उसी ने बनाया वो वीडियो। और आए दिन वो बहुत ही वाहियात तरीके से इंडिया और इंडिया की पॉलिसीज़ और इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के जो सिस्टम है, यहाँ के जो लॉ है, उसके बारे में बकवास बातें करता है। तो जैसे मैंने इसको पहले भी धोया है, तो आज फिर से मैं उसका एक वीडियो देखूंगा और आप भी देख लीजिए और उसके बाद फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बग्गा अपनी बग्गी से क्या निकालता है बाहर। दुनिया की तारीख के अंदर पहली मर्तबा कनाडा ने अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर भारत का जो इंतहाई मकरू और इंतहाई घटिया चेहरा था मोदी का, वो दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है कि भारत ने किस तरह से दुनिया के अमन को ख़राब करने के हवाले से आज तक इकदाम किए और किस तरह से अब एक मर्तबा फिर भारत कश्मीर के इलाके के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बाकायदा एक लड़ाई का भी आगाज़ करने जा रहा है। और यही वजह है कि कनाडा की सदर, कनाडा के जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने पहली मर्तबा अपनी हुकूमत से अपील की है कि वो एक लेटर जारी करें और उस लेटर के जरिए पूरी दुनिया को बताएं कि वो आने वाले कुछ महीनों के दौरान इस इलाके का सफर ना करें। अगर कोई इन्वेस्टर वहां पर जा रहे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ना करे, अगर वहां पर कोई अपना पैसा लगा रहे तो वो अपना पैसा ना लगाए, क्योंकि यहां पर आने वाले कुछ अर्से के दौरान भारतीय हुकूमत की जानिब से ही कोई कार्रवाई अपने खिलाफ की जा सकती है, अपनी फौज के खिलाफ की जा सकती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद खराब हो सकते हैं और तनाज़ात जो हैं वो मजीद जन्म ले सकते हैं। अब कनाडा ने ये जो पैगाम जारी किया है, इस पैगाम के बदले के अंदर, इस पैगाम के नतीजे के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो इन्वेस्टर हैं जो जा रहे थे वहां पर और वहां पर वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े वो कारोबार करना चाहते थे उस इलाके के अंदर, क्योंकि वो इलाका बड़ा खूबसूरत सा है और वहां पर वो इन्वेस्टर चाहते थे कि यहाँ पर हम कारोबार करें, यहाँ पर अपने होटल्स बनाएं, यहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करें। मगर अब वो सारे वहां जाने से रुक गए हैं और आपको हैरत होगी कि तकरीबन 20 लाख जो भारतीय हैं वो कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर हैं, वहां पर उन्होंने शौरियत भी ले रखी है और उसके बावजूद भी अब उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत की जो हुकूमत है, भारत की जो सरकार है, वो इस हवाले से इंतहाई चीप और घटिया काम कर रही है। मोदी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो इंतहाई घटिया है कि किस तरह से दुनिया के अमन को खराब करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ जानबूझकर छेड़खानी कर रहे हैं और इन इलाकों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या दूसरे इलाकों के अंदर आने वाले वक्त के अंदर वो अपने ही फौजी मरवा के, जैसे हमेशा की तरह करता आया है, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर देगा। अब ये जो सारी सिचुएशन सामने आई है और इससे पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो वहां जा रहे थे और उन्होंने वहां जाने से अब खुद को रोकना शुरू कर दिया है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि भारत की खुफिया एजेंसियों की जानिब से कनाडा के अंदर एक सिख की जिंदगी छीनी गई थी, उसकी जान ले ली गई थी और फिर उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो कनाडा की खुफिया एजेंसियां थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जितने भी रिजल्ट थे उनमें ये बताया था कि इसके अंदर, इस कार्रवाई के अंदर भारत की खुफिया एजेंसियां मुलविस हैं, भारत के लोग मुलविस हैं और ये अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर कनाडा समेत अमेरिका या दूसरे जो ममालिक हैं वहां पर भी इनकी एजेंसियां इसी तरह बदअमनी की जो फिजा है वो कायम करने की कोशिश करेंगी और जो इनके दुश्मन है उधर जाकर घुस कर, यानी कि अब कनाडा के अंदर घुस कर ये जो कार्रवाई की गई थी, तो इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी कार्रवाई की जा सकती है और ये बड़ी ही गंभीर सिचुएशन बन सकती है। अब इसके बाद जो डिटेल सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली हैं, वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं और बहुत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनकी खुफिया एजेंसियों ने अब बाकायदा तौर पर एक बैठकर इकट्ठा प्लान बनाया और उस प्लान के नतीजे के अंदर जो बातें सामने आई हैं आज की इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि एक गलती ने किस तरह मोदी को अब ना सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि एक ही गलती ने मोदी की जितनी भी मेहनत थी और जिस तरह से वो इन्वेस्टर लेकर आ रहा था मकबूजा इलाकों के अंदर, अब उन सारे इन्वेस्टर्स को किस तरह से वापस जाने पर मजबूर कर दिया है और इस एक गलती ने भारत को कितने बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसान दिया है। ये कुछ डिटेल सामने आई है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बग्गा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब तक की जो सिचुएशन है, जिस तरह आपको पता चला कि कनाडा खुलकर भारत के खिलाफ सामने आया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि जी भारत जो है वो हमारे मुल्क के अंदर घुसकर भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये सारे काम कर रही थी। तो अब उन्होंने अपना एक लेटर जारी किया और उस लेटर के अंदर उन्होंने कहा है जी कि अब अगर हमारा कोई भी बंदा उन इलाकों के अंदर मौजूद है, कनाडा का कोई भी शहरी वहां पर मौजूद है, तो वो फौरन वहां से वापस आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान वहां पर किसी को अगवा भी किया जा सकता है, बदअमनी भी हो सकती है। जो लद्दाख का इलाका है उस इलाके के अंदर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है और फिर जो भारत के रिटायर्ड जर्नल हैं, जो भारतीय फौज के रिटायर्ड जर्नल हैं, वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से मुसलसल
ये कह रहे हैं कि हमारी फौज को जी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामने, आपने सुना पिछले दिनों खबरें जो आती रही थी कि जो उनका एक कर्नल मारा गया, उनका एक मेजर मारा गया, उनका एक डीएसपी मारा गया था, और ये सिचुएशन जो है ये उनके लिए मजीद गंभीर से गंभीर होती जा रही है। और वहाँ के जो रिटायर्ड जर्नल है वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ आपको स्ट्राइक नहीं करनी है, पाकिस्तान ये नहीं करना कि पाकिस्तानी हदूद के अंदर घुस गया और वहाँ के 12-14 फौजियों को मार के वापस आ गए। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप पूरा एक भरपूर तरीके से एक जंग मुसल्लत करनी है, एक वार मुसल्लत करनी है, इस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाना है कि इसका सफ़े हस्ती से नाम भी मिटाना है। वो ये टीवी के ऊपर, इंडियन चैनल्स के ऊपर आकर वो ये मशवरे देते फिर रहे हैं और इस हवाले से वो बात करते फिर रहे हैं। जीडी बख्शी ने भी कहा है कि जी भारत के लिए यही बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है, पाकिस्तान की आवाम बड़ी बेचैन है, वहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहां के लोग आपस के अंदर ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हैं, उलझे हुए हैं, और वहां पर रोजगार के हवाले से जो मौके हैं वो 0% पर आ चुके हैं, वहां की तरक्की 0 हो चुकी है, वहां के लोग बड़े मायूस, बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं। और ये सबसे बेहतरीन मौका है कि आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो वहां की आवाम अब इतनी ताकतवर नहीं है कि फिर कोई कमजोर दुश्मन है तो इसके ऊपर काबू पाना फिर बड़ा ज्यादा आसान हो चुका है और आसान हो चुका है। उसने ये भी साथ में बताया है कि जी पाकिस्तान को हमने इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर लिया, पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक थे उनको हमने पाकिस्तान से दूर करके अपने करीब कर लिया। देखिए सऊदी अरब के हवाले से, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से पिछले दिनों बड़ी हमारी मीडिया ने खबरें दी कि जी वो भारत के G20 के अंदर जा रहा था, वो पाकिस्तान जरूर आएगा, मगर वो पाकिस्तान न जाते हुए आया और ना ही वापसी वो पाकिस्तान आया था, जिसका साफ मतलब ये भी निकलता है कि शायद अब हमारे जो दोस्त ममालिक थे वो हमसे बैकफुट पर जाने लगे हैं, या शायद उनको अब वो सारी सहूलियात या उनको वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से कि जो उनको भारत के अंदर नजर आ रही है। और यही वजह है कि भारत के अंदर G20 का जो इजलास हुआ था, जो समिट हुआ था, उसके दौरान बड़े बड़े मुल्कों ने 20 दुनिया की जो सबसे बड़ी मईशतें हैं उन्होंने मिलकर यह फैसला किया था कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, वहां पर पैसा लगाया जाएगा, वहां के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और वहां पर फिर पैसा लगाने के बाद जो कारोबार किया जाएगा तो उससे फिर उसको पैसे को डबल करके कमाया जाएगा। अब ये जो सारी सिचुएशन हुई है, इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर हम ये देखेंगे, कनाडा भी अब ये कहने पे मजबूर हो गया, कनाडा ने भी अब ये बात कह दी है कि जी भारत की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है और भारत आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की उलझन पैदा करके पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकता है, जंग शुरू कर सकता है। और यही वजह है कि अब उसने दूसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। अब ये दुनिया के जो बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, जो उनके इजलास होते रहते हैं, जो उनकी बातचीत होती रहती है, उसके हवाले से एक बड़ी जबरदस्त खबर सामने आई हुई है और उस खबर को मैं पूरा खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खबर कुछ इस तरह से सामने आई नाज़रीन गिरामी कि दुनिया के 5 अहम तरीन ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। दुनिया के 5 अहम तरीन ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी नजर कतल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हमायत कर दी। 5 ममालिक ने नजर को कत्ल करने के इल्जामात इंतहाई संजीदा करार दिए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने इस कत्ल केस में तशवीश से भारत को आला सतह पर आगाह कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इन इल्जामात पर ऑस्ट्रेलिया को गहरी तशवीश है और तहकीकात पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया समझता है कि तमाम ममालिक को दूसरों की खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती का एहतराम करना चाहिए। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया इस ज़मन में शिराकतदारों से राब्ते में है और भारत को अपनी तशवीश से सीनियर सतह पर आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 ममालिक ने G20 इजलास से पहले ही यह मामला भारत के सामने उठा दिया था, जबकि हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलविस होने के शुबे में कनाडा ने भारतीय खुफिया एजेंसी के कनाडा में सरबराह पवन कुमार राय को मुल्क बदर कर दिया है। यानी कि आप ये देखिए कि कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हरदीप सिंह के हवाले से सामने आ चुके हैं और वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं कि जी आप मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि आपने आज कनाडा के अंदर किया, कल आप किसी और मुल्क के अंदर कर देंगे और आप अपने ही फौजियों के हवाले से जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसकी भी सारी तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने आई हुई है कि किस तरह से कोई और मुल्क या पाकिस्तान मुलविस नहीं होता है। आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस तरह की हरकतें, ओछी हरकतें करते हैं, घटिया चीप हरकतें करते हैं और फिर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो अब ये जो सारी सिचुएशन है, इस तरह से G20 के इजलास के सिमट के जरिए जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को अपने साथ मिलाया था, तो अब एक गलती ने इन्हीं ममालिक को भारत से दूर कर दिया और ये बड़ा सुनहरी मौका था पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान इन ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है। या जितने भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है बहुत सारे मसाइल की और बहुत सारे बदअमनी के वाकयात की, तो उनके अंदर जो भारत मुलविस साबित हुआ है, तो इसकी सारी जो चीजें थी, इसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो इन ममालिक को प्रोवाइड की जाती है कि ये हमारे मुल्क के अंदर तो बड़े अरसे से ये कुछ कर रहे हैं और आपके ममालिक के अंदर भी शुरू हो चुके हैं। यानी कि फिर एक तो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो भी पूरी दुनिया के सामने जाता है और दूसरी जानिब पाकिस्तान को भारत के हवाले से जो सफारती सतह है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। मगर हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये हो रहा है कि पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला ये है कि जेल में बैठा हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है उसकी पार्टी को किस तरह से क्रश किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये जो पेट्रोल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं, इनको कम करने के हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है उसको जिन लोगों ने छुपा के रखा हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। पाकिस्तान के
अंदर हमारी सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब कब वापस वतन आएंगे, वो कब आकर पाकिस्तान के हालात संभालेंगे, वो कब आकर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे, उनका इस्तकबाल किस तरह से किया जाएगा, उनके इस्तकबाल की सिक्योरिटी के हवाले से कितनी तैयारियां की गई हैं, उनके इस्तकबाल के हवाले से लोगों को कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा किया जाएगा, उनके इस्तकबाल के लिए किस तरह से सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, किस तरह से सड़कें खोली जाएंगी। ये तमाम तर मामला जो है ये पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं। हमारे सियासतदान इसी चीज के अंदर जो मसरूफ हैं, लेकिन किसी की भी इस हवाले से कोई सोच सामने नहीं आई है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर अब भारत को जो सफारती सतह पर नाकामी मिलने जा रही है, तो उसके अंदर अपना किरदार अदा करके किस तरह से अपना कद बड़ा किया जा सकता है और भारत का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है। ना हमारा मीडिया इसके ऊपर कोई काम कर रहा है और ना ही हमारी निगरान हुकूमत कोई काम कर रही है। तो अब ये फर्ज आपका और हमारा है कि हम अपने मुल्क की मजीद बेहतरी के लिए ये इकदाम उठाएं कि ये जो भारत का मकरू चेहरा है और पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतना बड़ा जो एक स्कैंडल भी सामने आया है, ये स्कैंडल के जरिए पाकिस्तान जिस तरह से अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, भारत की कार्रवाइयां पूरी दुनिया को बता सकते हैं, तो इसको पूरी दुनिया के सामने लेकर जाने के लिए अब हम सब ने अपने अपने हिस्से का दिया जलाना। और बड़ा जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का बेहतर इमेज दुनिया को दिखाने के लिए, भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए हम भी अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं, तो आपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत खामोश है, तो अब ये हमारा ही फर्ज है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करके पूरी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा जरूर दिखाना है। तो जैसे कि अभी बग्गा ने अपने यहाँ के मतलब सड़ी हुई बग्गी से जो इंडिया के बारे में जो बहुत सारी जानकारी जो निकाली बाहर, वो देख के तो शायद भारत भी पूरे सदमे में आ गया और बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो गई यहाँ पे। लेकिन आगे बात करने के पहले जस्टिन जो है वो कनाडा के पीएम, उनका निज्जर के हत्या से लेके 3-4 दिन में उनके क्या क्या स्टेटमेंट है इंडिया के रिगार्डिंग, वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं डे बाय डे। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. We are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. स्टेटमेंट ऑलवेज बदल रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है अभी और हमारा जो जीडीपी लेवल है, आप उसके बारे में तो बात ना ही करें तो बढ़िया रहेगा बग्गा जी। और रही बात इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते की, तो तुम जैसे ही घटिया लोग होते हैं जो रिश्ते को कभी अच्छा बनने देते ही नहीं है। अभी आपकी यहाँ की पाकिस्तान की टीम इंडिया आई, हज़ारों लोग वहाँ पे उनको स्वागत के लिए खड़े थे। क्या वो सारे पाकिस्तान से आए थे? वो इंडियन ही थे। अभी ये मत कहना कि वो जो जितने भी लोग थे वो बस मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन लोग ही थे, हिंदू लोग वहाँ पे थे नहीं। तो तुम मतलब पक्के फिर तुम्हारा कटा हुआ है ये दिमाग। दूसरी बात जो है, आप ये कह रहे हो कि बाकी सारे कंट्रियां जो है वो इन्वेस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए डर रही है, वो बैकफुट पे आई है, तो उसमें हम अपना फ़ायदा ढूंढना चाहिए। फ़ायदा ढूंढना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में तो आपने एक्सप्लेन किया नहीं। और आप ये बात बताइए कि सारी दुनिया जो है वो जम्मू कश्मीर में क्यों इन्वेस्ट करेगी? मुझे पहले ये बात बताओ, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट क्यों करेगी? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, छोटे मोटे बिजनेस है, स्टार्टअप बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कनाडा वहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या खोलेगा? होटल खोलेगा? होटल ऑलरेडी जो इंडिया के जो टाटा है, उसके बाद अंबानी है, अदानी है और बाकी दूसरे कई सारे बड़े बड़े जो रिच लोग हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे उसके बारे में काम कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया वहाँ पे होटल खोलेगी। क्यों खोलेगी वहाँ पे सारी दुनिया होटल? और इंडिया क्यों परमिशन देगी इस तरह से कि भाई आओ और कश्मीर में होटल खोलो? एक्चुअली क्या है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और कुछ ऑफिशियली इन्वेस्ट किया है, कुछ वहाँ पे
इंडियन बिजनेसमैन लोगों के साथ उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप में जैसे मतलब साइलेंट पार्टनर होता है उस तरह से, तो वैसे कई सारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ये रही बात इंडिया के पाकिस्तान की। लेकिन जो पीओके जो है, पीओके की आप बात क्यों नहीं करते? वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्ट किया है? कुछ नए एयरपोर्ट वहाँ पे बनाए हैं, कुछ नए होटल्स आपने वहाँ पे बनाए हैं, ट्रेन आप लेके गए हो, वहाँ पे एजुकेशन के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हो, वहाँ के जो लोग हैं उनके बेहतरी के लिए आप वहाँ पे कुछ नया क्या कर रहे हो? उसके बारे में तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप पीओके का वीडियो उठा के देखो यूट्यूब पे, तो 10 में से 9 लोग आप लोगों को गालियां देते हैं, और ये ऑफिशियली गालियां देते हैं। वो बोलते हैं कि हमको नहीं रहना यहाँ पे, हमको वापस इंडिया में ज्वाइन करा लो। क्यों, मतलब क्यों कह रहे हो लोग? उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हो। और बार बार ये जो आप कहते हो ना कि हमारा घटिया चेहरा है, मोदी का घटिया चेहरा है, ये वो, निज्जर को मारा। भाई निज्जर को मारा, निज्जर को मारा, हमारे लिए वो टेररिस्ट था, हमारे देश के लिए खतरा था वो, और टेररिस्ट था, और ऑलरेडी उसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। तो और उसको इंडिया ने मारा, हमारे यहाँ की रॉ एजेंसी ने मारा, हमारी गवर्नमेंट उसमें हाथ है, उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि जो आदमी अपने देश में गद्दारी करके दूसरे देश में जाता है, तो वो जब जो आदमी अपने देश का नहीं होता, वो दूसरे देशों का कैसे हो सकता है? तो पता नहीं वहाँ पे कुछ मस्ती की होगी कुछ लोगों के साथ, कुछ फ्रॉड किया होगा, या कुछ चीट किया होगा, या बड़ी बड़ी बातें की होगी, आके ठोक के चले गए, किसको क्या पता? हाँ बताओ मुझे। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा टाइम बाजू में रखते हैं। ओसामा बिन लादेन आपके पाकिस्तान में पकड़ा गया, भले वो येमेन का था या सऊदी अरबिया का था, कौन सा पासपोर्ट होल्डर था भगवान जाने, लेकिन उसको वहाँ पे बहुत ही बुरी हालात में यूएस की आर्मी ने आके मार डालने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके पता नहीं कहाँ पे फेंक दिए, किसी को पता नहीं है। तब कनाडा, बाकी सारी जो कंट्रीज़ है जिसकी अभी आप चमचेगिरी कर रहे हो, उन्होंने तो खूब तालियां बजाई थी कि चलो भाई वो ख़त्म हो गया। सद्दाम हुसैन जो है वो इराक में, वहाँ पे अमेरिका ने हमला करके उनको प्रॉपर मतलब एक जेल में रख के उनको बहुत सारी तकलीफ़ें दे के एंड में उनको फांसी दे दी। उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन जो है वो भी मतलब आतंकवादी था आपके हिसाब से, क्योंकि आप उस टाइम पे शांत थे। और निज्जर बोल रहे हो। अभी निज्जर का रिसेंटली जो एक उसके बेटे ने स्टेटमेंट दी है कि कनाडा के जो इंटेलिजेंस है उनके ऑलवेज वो मीटिंग में जाता था, उनके साथ बातें करता था, ऑफिशियली वो बोला है। और ये बात तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ही कि वो कैसे मरा, क्यों मरा, क्योंकि भले मतलब अभी फिलहाल दोनों देशों में बातचीत बंद है या जो भी है, लेकिन कनाडा तो कोशिश करेगी ना। लेकिन 3 महीने से उनको कोई प्रूफ मिला ही नहीं। भले अमेरिका कहे, ऑस्ट्रेलिया कहे, न्यूजीलैंड कहे, या तुम्हारे वहाँ के लोग कुछ भी कहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रूफ चाहिए भाई, प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। तो आप उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते ना, कोई बात नहीं करते। आपको बस घुमा फिरा के वो मोदी ही दिखता है, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी का मगरूर चेहरा। कभी कभी तुम बहुत ही गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो मोदी के लिए। अब एक्चुअली तुम्हारी औकात है ही नहीं उसके सामने, क्योंकि वही आदमी है जिसने हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के 5वें नंबर पे लेके आई है। आपके देश के जो सियासतदान है वो क्या कर रहे हो? बस ऑपरेशन का बहाना करके ढेर सारा करोड़ों डॉलर आप लोगों का पैसा उठा के वो जाते हैं बड़े बड़े सेंट्रल लंदन में, बड़े बड़े हवेलियों में रह रहे हैं, उनके पूरे ख़ानदान में सारे के सारे एकदम एंजॉय कर रहे हैं, 7-8 पुश्तें चलेगी, इतना पैसा वो वहाँ पे लेके चले गए हैं। आपके वहाँ के आर्मी के जो बड़े बड़े जो अफसर हैं वो लोग कितना सारा पैसा लूट पाट के वो बाहर बैठे हैं, उसके बारे में बोलने में आपके अंदर दम है ही नहीं। आपके पास आप सवाल कर ही नहीं सकते उन लोगों को। आपको बस सवाल करना है तो हमारे देश के पीएम से। क्यों भाई, आप लोगों की औकात है ही नहीं इस तरह से सवाल करने की, बिल्कुल भी औकात नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है आपके पास। अगर अभी आज ही मैंने कुछ पढ़ा था कि कोई आपके वहाँ का कोई टेररिस्ट था जिसको मार डाला, कराची में लोगों ने भून दिया। अभी उसके ऊपर भी शायद तुम वीडियो बनाओगे और बोलोगे कि मोदी ने मरवा दिया। तो ये सब ना पूरा चुतियापा बंद कर दो, कोई अच्छे और काम के कंटेंट डालो, अपने देश के प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाओ। अपने देश के जो इश्यूज़ है, वहाँ पे जो करप्शन है, आपका जो रुपया है वो कचरे की तरह हो गया है अभी लिटरली कंपेयर टू डॉलर, उसके बारे में डिस्कशन करो। हमारे देश के बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घुमा फिरा के बस वही बोल देता है भाई तू कि
इंडिया का मगरूर चेहरा दुनिया के सामने लाना है। इंडिया का मगरूर चेहरा दुनिया, कौन सी दुनिया के सामने ला रहे हैं? हम लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेस बहुत ही इजी होते हैं। किसी भी वर्ल्ड में किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओ, आपके लिए उतने आसान है? बिल्कुल भी नहीं है। कितने सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमको वीज़ा ऑन अराइवल देती है। हमारे इंडिया से कितने सारे, मतलब एवरीडे कितने सारे नॉन स्टॉप फ्लाइट है ऑल ओवर इंडिया के मेजर एयरपोर्ट से जो नॉन स्टॉप यूएस जाती है। आपके यहाँ से एक भी फ्लाइट नहीं है। ये आपके लिए शर्म की बात नहीं है? आप इतने अमेरिका की चापलूसी कर रहे हो, एक फ्लाइट जाती है आपकी वहाँ से? PIA जो आपकी पाकिस्तान एयरलाइन हो या अमेरिकन एयरलाइंस हो जो वहाँ पे आती है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसके बारे में आप कोई डिस्कशन नहीं करते हो। तो भाई कई सारे मसले हैं, अगर मतलब खोलेंगे तो आप तो नंगे ही हो जाओगे। तो वीडियो बनाने हैं या जो भी करना है आप करते रहिए, लेकिन अपनी हद में रहिए, अपनी औकात में रहिए और लैंग्वेज का ढंग से इस्तेमाल कीजिए और प्रूफ के साथ बात कीजिए, तभी वो वीडियो लोगों को सच लगने लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो लोग झूठ भी रो धो के और चीख चीख के बोलते हैं, तो उनको लगता है कि दुनिया सारी सुन रही है। लेकिन लोग आजकल पागल नहीं है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है। इवन अनपढ़ लोग भी आजकल यूट्यूब चलाना सीख गए हैं, तो सबको पता है सही क्या है गलत क्या है। और एंड ऑफ द टाइम जो डेवलपमेंट होता है ना, वही लोगों को एक आंसर होता है, एक उनको एक चुप कराने का एक जरिया होता है कि देखो मैंने ये किया है और आपके सामने है। एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वहाँ पे वो हाल है। तो बस आज की वीडियो के लिए आज जितना वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो मुझे थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो भी है आपने देखा किस तरह से ये जो आदमी है ये बकवास किए जाता है। तो उसके वीडियोस और आप दूसरे देखोगे तो आपका खून खौलेगा। मतलब उसका लैंग्वेज जो है ना बिल्कुल बकवास है, एकदम कुत्ते की तरह भौंकता रहता है और बहुत ही ज़्यादा वाहियात तरीके से वो मेरे देश के बारे में बात करता है, जो मैं बिल्कुल एज ए इंडियन सिटीजन में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी दुनिया को मैं चुप करा सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना धो सकता हूँ। क्योंकि कोई भी मेरे देश के PM के बारे में, मेरे देश के पॉलिटिक्स के बारे में, मेरे देश के आर्मी के बारे में, मेरे और ख़ास करके ये सारी चीज़ों के साथ मेरे रिलीजन के बारे में अगर तुम बात करोगे तो उसका जवाब तो हम दे ही देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।